एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो वंस अगेन आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 10th चैप्टर दैट इज कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का 3rd पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 2.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के 2nd टॉपिक को स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था द हो एंड द प्लाउ। सो हम लोगों ने पहले सब टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने राजमहल हिल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड राजमहल हिल्स में रहने वाले जो लोग थे जिनको पहाड़ियाज कहा जाता था उनके बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही डिटेल वे में हम लोगों ने पहाड़ीज पीपल के बारे में डिस्कस किया था अपने लास्ट टॉपिक में। अगेन थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या कुछ डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर राजमहल हिल्स में रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था। एज आई सेड कि उन लोगों को पहाड़ियाज कहा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने पहाड़ियाज पीपल के लाइवलीहुड के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि वो लोग अपने आप को सस्टेन करने के लिए कौन से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया करते थे। इसके अलावा उनके द्वारा फूड को गैदर भी किया जाता था, हंटिंग भी किया जाता था। इन सारे कामों को करके वो अपने आप को सस्टेन किया करते थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहाड़ीज पीपल का जो सेटल कल्टिवेटर्स थे उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था एंड जब ब्रिटिशर्स के द्वारा पहाड़ीज पीपल को फोर्स किया गया कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर सेटल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करें। उसके अगेंस्ट में पहाड़ीज पीपल के द्वारा जो रिवॉल्ट किया गया था उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 2.2 में संथाल पीपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संथाल पीपल को पॉइनेंट सेटलर्स कहा गया है, जिसका मतलब ये होता है दैट संथाल्स विद द फर्स्ट पीपल जो कि एक जगह पे सेटल होकर अपने कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर हम लोग संथाल पीपल को पहाड़ियाज पीपल के साथ कंपेयर करें पहाड़ीज पीपल एक जगह पे सेटल होकर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। बट संथाल्स विद द फर्स्ट पीपल जो कि सेटल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम रखा गया है द संथाल्स पॉइनेंट सेटलर्स। नाउ अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें बुकनन डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ही डिस्कस किया था कि बुकनन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे ही बुकनन अलग अलग जगहों पे ट्रेवल कर रहे थे, खासकर राजमहल हिल्स के एरियाज में ट्रेवल कर रहे थे। बुकनन अपने जर्नी के दौरान ही वो एरिया जहाँ पे संथाल पीपल रहा करते थे उस एरिया में भी ट्रेवल करते हैं। बुकनन ने अपने अकाउंट में किस तरीके से उस एरिया को डिस्क्राइब किया है उसी के बारे में सबसे पहले हमें इस टॉपिक में बता रखा है। 1810 खत्म होते होते बुकनन गंजोरिया पहाड़ के एरिया को क्रॉस करते हैं। गंजोरिया पहाड़ राजमहल रेंजेस या फिर राजमहल हिल्स का ही एक पार्ट है। उनके द्वारा सबसे पहले तो रॉकी कंट्री को क्रॉस किया जाता है और जैसे ही वो गंजोरिया पहाड़ के रॉकी कंट्री को क्रॉस करते हैं देन वो एक विलेज में पहुंचते हैं। देखने में वो विलेज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। बट बुकनन जब उस विलेज में पहुंचते हैं देन वो ये डिस्कवर करते हैं कि उस पुराने विलेज का जो लैंड है उसको रिसेंटली किसी व्यक्ति के द्वारा क्लियर किया गया है टू एक्सटेंड कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए उस विलेज के लैंड को किसी व्यक्ति के द्वारा क्लियर किया गया है। जब बुकनन उस विलेज में इंक्वायरी करते हैं देन उनके द्वारा ये डिस्कवर किया जाता है, उनको ये पता लगता है कि ये जो काम है, ये जो कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने का जो काम है या फिर लैंड को क्लियर करने का जो काम है ये संथाल पीपल के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ बुकनन के द्वारा ये भी डिस्कवर किया जाता है कि ये सारे जो संथाल पीपल थे ये ओरिजिनली उस पर्टिकुलर विलेज में नहीं रहा करते थे, वो लोग ओरिजिनली गंजोरिया पहाड़ के एरिया में नहीं रहा करते थे। लगभग 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान संथाल उस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं एंड उस पर्टिकुलर विलेज या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो हिल फॉक पीपल थे यानी कि जो पहाड़ियाज पीपल थे संथाल पीपल के द्वारा पहाड़ियाज पीपल को डिस्प्लेस किया जाता है, उनको उस एरिया ऑफ लैंड से हटाया जाता है एंड उसके बाद संथाल पीपल लोअर स्लोप्स में सेटल हो जाते हैं, यानी कि राजमहल हिल्स का जो लोअर स्लोप्स का एरिया था, जो लोअर हिल्स का एरिया था जिसको गंजोरिया पहाड़ कहा गया है उस एरिया ऑफ लैंड में संथाल पीपल सेटल हो जाते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, वहाँ पे सेटल कल्टीवेशन करते हैं एंड उसी एरिया ऑफ लैंड में सेटल हो जाते हैं हिल फॉक या फिर पहाड़ियाज पीपल को डिस्प्लेस करके। शुरुआत में उस एरिया ऑफ लैंड में पहाड़ियाज पीपल रहा करते थे बट संथाल पीपल के द्वारा लगभग 1800 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान उनको डिस्प्लेस किया जाता है और संथाल पीपल उस एरिया ऑफ लैंड में सेटल हो जाते हैं।
ना नेक्स्ट हमें संथाल पीपल के बारे में ही बता रखा है। सो संथाल पीपल लगभग 1780s के टाइम पीरियड के दौरान बंगाल पहुंचते हैं। सो बंगाल में रहने वाले जो जमींदार थे वे लोग संथाल पीपल को हायर करते हैं टू रिक्लेम लैंड, यानी कि लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए, लैंड को यूज करने के लिए और कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में एक्सपेंड करने के लिए जमींदार के द्वारा संथाल पीपल को हायर किया जाता है। सो जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये देखा कि ये सारे जो संथाल पीपल है ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, सो जमींदार की तरह ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा भी संथाल पीपल को हायर किया गया। संथाल पीपल को इनवाइट किया गया टू सेटल इन द जंगल महल। सो राजमहल हिल्स का जो लोअर हिल्स का एरिया है, सो उसी को जंगल महल कहा जाता है। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा संथाल पीपल को इनवाइट किया गया कि आप लोग जंगल महल के एरिया में सेटल हो जाओ एंड उस एरिया ऑफ लैंड में आप लोग कल्टीवेशन करो। सो जब ब्रिटिशर्स फेल हो गए टू सबड्यू द पहाड़ियाज, सो जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया था कि राजमहल हिल्स में रहने वाले जो पहाड़ियाज पीपल है उनको हम लोग कंट्रोल करें, उनको सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बनाए, यानी कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर सेटल कल्टीवेशन करने लगे। सो इस चीज़ को करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया गया था, बट एट द एंड ब्रिटिशर्स फेल हो जाते हैं। पहाड़ियाज पीपल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट करते हैं। सो जब ब्रिटिशर्स फेल हो गए, जब ब्रिटिशर्स पहाड़ियाज पीपल को अपने कंट्रोल में नहीं ला सके, सो तब ब्रिटिशर्स ने अपना जो ध्यान है वो संथाल पीपल की तरफ लगाया। सो नाउ ब्रिटिशर्स के द्वारा अब संथाल पीपल को हायर किया गया कि संथाल पीपल अब राजमहल हिल्स के एरियाज में रहेंगे, उस एरिया में जितने भी फॉरेस्ट थे उसको क्लियर करेंगे एंड वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग पहाड़ियाज एंड संथाल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस था उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। सो सबसे पहले हम लोग पहाड़ियाज पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहाड़ियाज पीपल फॉरेस्ट को कट करने से साफ साफ मना कर देते हैं। जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग फॉरेस्ट को क्लियर करो, वहाँ पे कल्टीवेशन करो, सो पहाड़ियाज पीपल साफ साफ रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि पहाड़ियाज पीपल के लिए फॉरेस्ट ही सब कुछ था। जितने भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते थे, सो सारी एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट से ही कनेक्टेड था। सो इसी वजह से पहाड़ियाज पीपल रिफ्यूज कर देते हैं टू कट द फॉरेस्ट। साथ ही साथ पहाड़ियाज पीपल प्ला को टच करने से भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम हो का ही इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए और हम हो का ही इस्तेमाल करेंगे, हम लोग प्ला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग जो सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है उसको नहीं करेंगे। साथ ही साथ पहाड़ियाज पीपल बहुत ही ज़्यादा टर्ब्यूलेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट थे ब्रिटिशर्स के प्रति। वेयरएज अगर हम लोग संथाल पीपल की बात करें, सो संथाल पीपल एक आइडियल सेटलर्स के रूप में अपीयर होते हैं। जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग एक ही एरिया में सेटल रहो, सो संथाल पीपल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही परफेक्ट वे में एक ही जगह पे सेटल रहते हैं। साथ ही साथ संथाल पीपल के द्वारा फॉरेस्ट को क्लियर भी किया जाता है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया। एंड साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के कहने पे संथाल पीपल प्लाव यानी कि हल का भी इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। सो बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही ताकत के साथ वो अपने लैंड में प्लाइंग करते हैं। सो ये हमने डिफरेंस देखा बिटवीन द पहाड़ियाज पीपल एंड द संथाल पीपल। नाउ नेक्स्ट हमें दामिनी खो के एरिया के बारे में बता रखा है। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संथाल पीपल को एक एरिया ऑफ लैंड दिया गया जो कि राजमहल के फुट हिल्स में था, यानी कि लोअर हिल्स में था। एंड उनसे ये कहा गया कि आपको इसी एरिया ऑफ लैंड में सेटल होना है, इसी एरिया ऑफ लैंड में आपको कल्टीवेशन करना है। सो 1832 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को सेपरेट किया गया संथाल पीपल के लिए, जिसको दामिनी खो का एरिया कहा जाता है। एंड ब्रिटिशर्स के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो एरिया ऑफ लैंड है, सो ये संथाल पीपल का ही है। सो दे वेट टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस प्लाव एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल पीजेंट्स। एंड ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा गया कि जो संथाल पीपल है वे लोग अब इसी एरिया ऑफ लैंड में रहेंगे, दामिनी खो के एरिया में ही रहेंगे। इसी एरिया ऑफ लैंड में वो लोग प्लाव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सेटल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे। एंड वो लोग सेटल पीजेंट्स की तरह अपने लाइफ को बिताएंगे। वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं करेंगे, बल्कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे सेटल रहेंगे, एक पीजेंट की तरह, एक किसान की तरह अपने लाइफ को बिताएंगे। सो ब्रिटिशर्स इतने तो अच्छे थे नहीं कि बिना किसी फायदे की वो संथाल पीपल को इतना लार्ज एरिया ऑफ लैंड प्रोवाइड कर देंगे जिसको दामिनी खो का एरिया कहा गया, और संथाल पीपल को इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग आराम से एक ही जगह पे सेटल रहो, आप लोग कल्टीवेशन करो। सो ब्रिटिशर्स बिना फायदे के इतना सब कुछ तो फ्रीली संथाल पीपल को प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखा गया। सो संथाल पीपल को जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड ग्रांट में दिया गया है, सो उसी के साथ साथ संथाल पीपल के सामने एक डील भी किया गया, एक कंडीशन
भी रखा गया कि ये जो पूरा ही लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कि हमने आपको दिया है, सो इस पूरे ही एरिया ऑफ लैंड का जो 1/10 हिस्सा है, सो उसको आपको क्लियर करना है, वहाँ पे आपको कल्टीवेशन करना है विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। सो शुरुआत के 10 सालों में आपको ये जो पूरा एरिया ऑफ लैंड है जो कि जंगल का एरिया है, सो लगभग 1/10 जो एरिया है उसको आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है एंड वहाँ पे आपको कल्टीवेशन करना है। एंड ये ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे? सो जैसे कि लास्ट टॉपिक में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड में कल्टीवेशन होगा, सो उतने ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड में ब्रिटिशर्स के द्वारा टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, रेवेन्यू को इम्पोज किया जाएगा। सो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होगा उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा ब्रिटिशर्स को, उतना ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड मिलेगा ब्रिटिशर्स को। सो इसी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कंडीशन रखा गया कि हम लोग आपको ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड तो देंगे, बट एक ही कंडीशन में कि आपको इस एरिया ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करना है, जितना ज़्यादा हो सके फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करना है एंड उन सारी फॉरेस्ट एरिया ऑफ लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में ट्रांसफॉर्म करना है। सो इसी चीज़ को करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरा ही ये जो टेरिटरी था, ये जो दामिनी को का एरिया था, सो इसका सर्वे किया गया। ये देखा गया कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो किस तरीके का है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी ही एरिया ऑफ लैंड में सर्वे किया गया, उसके बाद मैपिंग किया गया एंड इसके साथ साथ वो पूरा ही जो एरिया ऑफ लैंड था, सो उसको बाउंड्री पिलर से इनक्लोज किया गया, यानी कि चारों तरफ से उसको पिलर से घेरा गया एंड उस एरिया ऑफ लैंड को सेपरेट किया गया फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड ऑफ द सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट ऑफ द प्लेन्स एंड द पहाड़ियाज ऑफ द हिल्स। सो प्लेन्स में रहने वाले जो सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट थे, सो उनका जो एरिया ऑफ लैंड था एंड हिल एरिया में रहने वाले जो पहाड़ियाज पीपल थे, सो उनका जो एरिया ऑफ लैंड था, सो दोनों के ही एरिया ऑफ लैंड से ये जो संथाल पीपल का लैंड था, सो इसको सेपरेट किया गया। सो इसी वजह से पूरी एरिया ऑफ लैंड को चारों तरफ से बाउंड्री पिलर से घेरा गया। सो आई होप कि आपको दामिनी को का एरिया क्यों दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा संथाल पीपल को, सो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ना नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ संथाल। सो संथाल पीपल का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन होता है, उनके सेटलमेंट्स का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन होता है। सो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा दामिनी को का जो एरिया था वो संथाल पीपल को ग्रांट किया गया, संथाल पीपल को दिया गया, सो उसकी वजह से जो संथाल सेटलमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड होने लगे। सो लगभग 1838 के टाइम पीरियड के दौरान इस एरिया ऑफ लैंड में लगभग 40 संथाल विलेजेस थे एंड इन 40 संथाल विलेजेस में लगभग 3000 संथाल पॉपुलेशन था। बट 1851 होते होते जो नंबर ऑफ विलेजेस था वो चेंज होकर 1473 हो गया। सो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया ऑफ लैंड में 40 विलेजेस थे इस टाइम पीरियड के दौरान, बट जैसे ही 1851 का टाइम पीरियड आया, सो जो विलेजेस का या फिर सेटलमेंट्स का जो नंबर था वो चेंज होकर 1473 हो गया। साथ ही साथ इन सारे विलेजेस में रहने वाले जो संथाल पीपल थे, संथाल पीपल का जो पॉपुलेशन था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो 1851 में लगभग इन सारे विलेजेस में हमें 82,000 संथाल पॉपुलेशन देखने को मिलता है। सो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से संथाल के जो सेटलमेंट्स थे उनका जो पॉपुलेशन था उसका एक्सपेंड होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो जैसे जैसे संथाल पीपल का सेटलमेंट एक्सपेंड हो रहा था, जैसे जैसे संथाल पीपल का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, सो वैसे वैसे उस एरिया ऑफ लैंड में जो कल्टीवेशन था वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था। ज़्यादा लोग जब उस एरिया ऑफ लैंड में रहेंगे देन ज़्यादा लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाएगा एंड इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को होता था। सो जब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में कल्टीवेशन होगा देन कंपनी के द्वारा उन सारे ही एरिया ऑफ लैंड में टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, रेवेन्यू को इम्पोज किया जाएगा। सो इसकी वजह से जो रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड कंपनी के कॉफर में, यानी कि कंपनी की तिजोरी में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू फ्लो करने लगा एंड इसी वजह से तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उस एरिया को संथाल पीपल को दिया ही गया था। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने फायदे के लिए ही दामिनी को का जो एरिया था वो संथाल पीपल को दिया गया था। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पहाड़ियाज। सो जैसे कि ये जो दामिनी को का एरिया था ये राजमहल हिल्स के लोअर हिल्स में हमें देखने को मिलता है। सो वो जो लोअर हिल्स का एरिया था वहाँ पे पहले पहाड़ियाज पीपल रहा करते थे। सो पहाड़ियाज पीपल को उस एरिया ऑफ लैंड से डिस्प्लेस होना पड़ा। सो इस वजह से पहाड़ियाज पीपल को कैसे कैसे डिफिकल्टीज या फिर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, सो नेक्स्ट हमें उसी के बारे में बता रखा है। सो जब संथाल पीपल वो जो राजमहल हिल्स का लोअर एरियाज था वहाँ पे सेटल हो गए, सो इसकी वजह से उस एरिया ऑफ लैंड में रहने वाले जो पहाड़ियाज पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट में विद्रोह किया। बट जैसे कि ब्रिटिशर्स संथाल पीपल के ही साइड में थे, ब्रिटिशर्स संथाल पीपल को सपोर्ट कर रहे थे, सो इसी वजह से ना चाहते हुए भी जो पहाड़ियाज पीपल थे उनको राजमहल हिल्स के डीपर एरियाज में जाना पड़ा, यानी कि राजमहल हिल्स का जो ऊंचा वाला एरिया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डीपर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, सो उन सारे एरिया ऑफ लैंड में पहाड़ियाज पीपल को सेटल होना पड़ा।
ना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब संथाल पीपल लोअर हिल्स एंड लोअर वैलीज के एरियाज में सेटल हो गए, सो इसकी वजह से इन सारे एरियाज में रहने वाले जो पहाड़ियाज पीपल थे अब वो रेस्ट्रिक्टेड हो गए फ्रॉम मूविंग डाउन, यानी कि अब वो इन सारे एरियाज में ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे। सो पहाड़ियाज पीपल बेसिकली जो रॉकी अपर हिल्स का एरिया था जहाँ पे बैरन लैंड था, यानी कि वो जो लैंड था वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं था, साथ ही साथ वो जो एरिया ऑफ लैंड था वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई था। सो राजमहल हिल्स का जो अपर हिल्स का एरिया है वो लैंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई था, बहुत ही ज़्यादा बैरन था, बहुत ही ज़्यादा रॉकी था। सो उन सारे एरिया ऑफ लैंड में ही जो पहाड़ियाज पीपल थे वो सीमित हो गए। सो पूरा का पूरा जो राजमहल हिल्स का एरिया था, जो रेंजेस थे, वो पहले पहाड़ियाज पीपल का ही होता था। बट ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से जब संथाल पीपल लोअर हिल्स में सेटल हो गए, देन ना चाहते हुए भी पहाड़ियाज पीपल को उन सारे एरिया ऑफ लैंड में मूव करना पड़ा जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं था। सो इन सारी चीज़ों की वजह से संथाल पीपल का जो लाइफ था वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया, बट कहीं ना कहीं जो पहाड़ियाज पीपल थे उनका जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। एंड इसका मेन रीज़न ये था कि पहाड़ियाज पीपल के द्वारा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता था, सो इस वजह से वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ लैंड होना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हर बार जो भी फार्मर्स होता है वो अलग अलग लैंड में मूव करता है। सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए न्यू एरिया ऑफ लैंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक फर्टाइल एरिया ऑफ लैंड में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है। बट जब पहाड़ियाज पीपल अपर हिल्स के एरियाज में चले गए जो कि बहुत ही ज़्यादा रॉकी था, बहुत ही ज़्यादा बैरन लैंड था, यानी कि बंजर ज़मीन था, सो उस एरिया ऑफ लैंड में सॉइल का जो फर्टिलिटी था वो बिल्कुल भी नहीं था। एंड जैसे कि अब पहाड़ियाज पीपल लोअर हिल्स के एरियाज में नहीं आ सकते थे क्योंकि वो जो एरिया ऑफ लैंड था, सो उस एरिया ऑफ लैंड में संथाल पीपल सेटल हो गए थे। एंड वो जो लोअर हिल्स का एरिया था, सो उसी एरिया में जो लैंड था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। सो पहाड़ियाज पीपल अब वो जो फर्टाइल एरिया ऑफ लैंड था, जो फर्टाइल सॉइल था, सो उसको अब वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जो एरिया ऑफ लैंड था वो दामिनीको का एरिया बन गया था, दामिनीको की एरिया का एक पार्ट बन गया था। सो इसी वजह से जो पहाड़ियाज पीपल थे वो अपना जो मोड ऑफ कल्टीवेशन है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। सो इस वजह से पहाड़ियाज पीपल का जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ एंड धीरे धीरे वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब बनने लगे। एंड इन सब के साथ साथ जब संथाल पीपल के द्वारा फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर किया गया कल्टीवेशन करने के लिए, देन ऐसे पहाड़ियाज पीपल जो कि हंटर्स हुआ करते थे, जो कि फॉरेस्ट में एनिमल्स की हंटिंग करते थे, देन उन सारे हंटर्स को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि अब जंगल नहीं रहेंगे, देन जंगल में एनिमल्स भी नहीं रहेंगे। सो हंटर्स किस तरीके से एनिमल्स की हंटिंग करें? सो इस वजह से ऐसे लोग जो कि कल्टीवेशन नहीं करते थे बल्कि हंटिंग करते थे, सो उन सारे हंटर्स को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो ब्रिटिशर्स एंड संथाल पीपल की वजह से पहाड़ियाज पीपल को ये सारी डिफिकल्टीज, ये सारी ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। ना नेक्स्ट हमें अगेन संथाल पीपल के बारे में बता रखा है। सो संथाल पीपल जो थे उन्होंने अपने अर्लियर लाइफ को गिव अप कर दिया था। सो ऐसा नहीं था कि संथाल पीपल हमेशा से ही सेटल लाइफ को बिताते थे, नहीं, वो लोग भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। बट जब ब्रिटिशर्स के द्वारा एक परमानेंट प्लेस दिया गया संथाल पीपल को, सो उन्होंने अपना जो पुराना लाइफ था जहाँ पे वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते थे, सो उस पुराने लाइफ को संथाल पीपल के द्वारा गिव अप कर दिया गया एंड वो लोग अब एक सेटल लाइफ जीने लगे। साथ ही साथ संथाल पीपल बहुत सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करने लगे फॉर द मार्केट। कॉमर्शियल क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है जिन सारे क्रॉप्स को आप अपने प्रॉफिट के लिए सेल कर सकते हो। सो संथाल पीपल के द्वारा ना सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए कल्टीवेशन किया जाता था बल्कि साथ ही साथ कॉमर्शियल क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन किया जाता था, जिन सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स को वो मार्केट में सेल करते थे। सो संथाल पीपल ट्रेडर्स के साथ डील कर रहे थे, मनी लैंडर्स के साथ डील कर रहे थे। सो धीरे धीरे संथाल पीपल जो कि ओरिजिनली ट्राइबल पीपल ही हुआ करते थे, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते थे, बट धीरे धीरे जो संथाल पीपल थे वो सेटल लाइफ बिताने लगे एंड वो इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करने लगे। ना नेक्स्ट हमें रीजन फॉर संथाल्स रिवॉल्ट के बारे में बता रखा है। सो जिस तरीके से पहाड़ियाज पीपल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं, सो सिमिलरली उसी तरीके से संथाल पीपल के द्वारा भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट किया जाता है, एक विद्रोह किया जाता है। ना नेक्स्ट हम उन्हीं सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से जो संथाल पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। सो संथाल पीपल ने ये नोटिस किया कि वे सारे एरिया ऑफ लैंड जहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो सारे एरिया ऑफ लैंड जहाँ पे वो लोग सेटल
है जहाँ पे वो लोग सेटल कल्टीवेशन कर रहे हैं। सो वो जो एरिया ऑफ लैंड है वो धीरे धीरे उनके हाथों से स्लिप हो रहा है, धीरे धीरे उनके हाथों से निकलते जा रहा है। एंड इसके पीछे का मेनली 3 रीजन था। सो जो पहला रीजन है, पहला रीजन ये है कि जो स्टेट है यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वे सारे एरिया ऑफ लैंड, जिन सारे एरिया ऑफ लैंड को संथाल पीपल के द्वारा क्लियर किया गया है, जिन सारे एरिया ऑफ लैंड में संथाल पीपल कल्टीवेशन करते हैं, उन सारे ही एरिया ऑफ लैंड में ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स को इम्पोज किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। इस वजह से जो संथाल पीपल थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इतने ज्यादा हाई टैक्स को पे करना। एंड जब संथाल पीपल हाई टैक्स को पे नहीं कर पाते थे, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनके एरिया ऑफ लैंड को ले लिया जाता था। इस वजह से उनके पास उनका जो एरिया ऑफ लैंड था वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकलते जा रहा था ना। जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन ये है कि संथाल पीपल को कई बार मनी लैंडर्स के पास भी जाना पड़ता था लोन लेने के लिए। एंड उनके द्वारा मनी लैंडर्स को दिक्कूस कहा जाता था। जब मनी लैंडर्स संथाल पीपल को लोन देते थे, देन उसके बदले में बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते थे। इस वजह से भी संथाल पीपल को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर संथाल पीपल हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने लोन को चुका नहीं पाते थे टाइम पे, देन मनी लैंडर्स के द्वारा उनके जो लैंड्स थे, उन सारे लैंड्स को जब्त कर लिया जाता था, उन सारे लैंड्स को ले लिया जाता था। इस वजह से भी जो संथाल पीपल का एरिया ऑफ लैंड था वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकलते जा रहा था। एंड जो थर्ड रीजन है वो ये है कि जो जमींदार थे वो लोग भी दामिनी कोका जो एरिया है, उस एरिया ऑफ लैंड में अपने कंट्रोल को एजर्ट कर रहे थे, यानी कि उन सारे एरिया ऑफ लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सारे रीजंस की वजह से संथाल्स के द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है ना। नेक्स्ट हमें संथाल रिवॉल्ट के बारे में ही बता रखा है। लगभग 1855 से लेकर 1856 के टाइम पीरियड के दौरान संथाल पीपल के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट किया जाता है। जैसे ही 1850s के जो डिकेड है उसकी शुरुआत होती है, संथाल पीपल के द्वारा ये फील किया जाता है कि अब वो राइट टाइम आ चुका है जब हमें जमींदार के अगेंस्ट में, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में एंड कॉलोनियल स्टेट यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक रिबेल करना चाहिए, एक विद्रोह करना चाहिए, ताकि हम अपने लिए एक आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रूल करेंगे, हमारे ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा। इसी वजह से संथाल पीपल के द्वारा इस टाइम पीरियड के दौरान रिवॉल्ट किया जाता है अगेंस्ट द जमींदार, मनी लैंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। आखिर इस संथाल रिवॉल्ट का नतीजा क्या निकलता है? इस संथाल रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा संथाल परगना के एरिया को क्रिएट किया जाता है बाय कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। भागलपुर एंड जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टिवली मिलाकर लगभग 5500 स्क्वायर माइल्स के एरिया को सेपरेट किया जाता है। एंड उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में संथाल परगना एरिया को क्रिएट किया जाता है। एंड ये जो एरिया ऑफ लैंड है, ये संथाल पीपल को दिया जाता है। कॉलोनियल स्टेट को ये लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर हम लोग संथाल पीपल के लिए एक न्यू टेरिटरी को क्रिएट कर देंगे एंड उस पर्टिकुलर टेरिटरी में हम लोग कुछ स्पेशल लॉज को इम्पोज करेंगे, तो इसकी वजह से संथाल्स के मन में जो गुस्सा है वो धीरे धीरे से शांत हो जाएगा। इसी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा संथाल परगना के एरिया को क्रिएट किया गया फॉर द संथाल पीपल। एंड इसी के साथ जो संथाल रिवॉल्ट था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। विद दिस टॉपिक नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2.2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 2.3 द अकाउंट्स ऑफ बुकनन। इस टॉपिक में हम लोग बुकनन के अकाउंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुकनन के द्वारा एक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है एंड उस अकाउंट में वो जिन भी एरियाज में ट्रेवल करते हैं उन सारे एरियाज का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें बुकनन के अकाउंट के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं अबाउट द रीजन फॉर बुकनन ट्रेवल। बुकनन अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, जंगल के एरियाज में जा रहे थे। क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से बुकनन अलग अलग जगहों पे ट्रेवल कर रहे थे? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुकनन ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक एम्प्लॉय थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बुकनन को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो अलग अलग जगहों पे मूव करे, अलग अलग जगहों पे जाए एंड उन सारे ही एरियाज ऑफ लैंड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। ऐसा नहीं था कि बुकनन का जो जर्नी था वो इसलिए था क्योंकि बुकनन को लैंडस्केप से बहुत ही ज्यादा प्यार था, उनको अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, उनको न्यू न्यू डिस्कवरीज करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, न्यू लैंड्स में जाना, अननोन एरिया में जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बुकनन का इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो किसी एक स्पेशल काम के लिए इन सारे एरियाज में ट्रेवल कर रहे थे। जब भी बुकनन उन सारे न्यू एरियाज में जाते थे, राजमहल हिल्स के एरियाज में जाते थे, देन वो अकेले नहीं जाते थे बल्कि वो अपने साथ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल को लेके जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉट्समैन, यानी कि वो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लेके जाते थे जो कि बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत ही अच्छी स्केच बनाता है।
सो जैसे कि उस टाइम पीरियड के दौरान कैमरास तो होते नहीं थे। सो बुकनन जिन भी न्यू एरिया ऑफ लैंड में ट्रेवल करते थे, सो उस एरिया ऑफ लैंड में सेटलमेंट कैसा है, उस एरिया ऑफ लैंड में कैसे लोग रहते हैं, उस एरिया ऑफ लैंड में अगर उनको कुछ भी अच्छा चीज दिखता था, कुछ भी न्यू चीज दिखता था, सो अगर उन सारी चीजों का पिक्चर कंपनी को सेंड करना है, देन उसके लिए ही वो अपने साथ काफी सारे अच्छे पेंटर्स को लेके जाते थे, काफी सारे अच्छे ड्राइंग मास्टर को लेके जाते थे, जो कि उन सारी चीजों का बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, बहुत ही अच्छा स्केच बनाते थे। एंड वो जो स्केच है, वो जो ड्राइंग है, वो कंपनी को प्रोवाइड किया जाता था। सो इसी वजह से बुकनन अपने साथ ड्रॉट्समैन यानी कि पेंटर्स या फिर ड्राइंग मास्टर को लेके गए थे। साथ ही साथ बुकनन अपने साथ सर्वेयर्स को भी लेके गए थे, जो कि एरिया ऑफ लैंड में अच्छी तरीके से सर्वेज कर पाए। साथ ही साथ बुकनन के द्वारा पेलेंक्वेन बैरर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि पालकी को कैरी करते हैं, सो ऐसे लोग भी बुकनन के साथ गए थे। साथ ही साथ कुलीस, जो व्यक्ति लोड्स को कैरी करता है, सो ऐसे लोग भी, ऐसे कुलीस भी बुकनन के साथ गए थे, जो कि बुकनन एंड उनके जो भी एजेंट्स थे, उनके लोड्स को कैरी कर सके। सो बुकनन अकेले इन सारे एरियाज में ट्रेवल करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपने साथ काफी सारे लोगों को भी लेके गए थे। एंड उनके ट्रेवल का जो भी कॉस्ट होता था, जो भी खर्चा होता था, सो हर एक खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही उठाया जाता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बुकनन को हायर किया गया है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि बुकनन कलेक्ट कर रहा था उन सारी न्यू एरिया ऑफ लैंड में जाके। सो इसी वजह से कंपनी के द्वारा ही बुकनन का जो भी खर्चा होता है ट्रेवल का, खाने पीने का, सो हर एक खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही उठाया जा रहा था। सो बुकनन को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि जब भी वो न्यू एरिया ऑफ लैंड में ट्रेवल करेगा, जर्नीज करेगा, सो उनको कौन सी चीजों को अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुकनन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था कि बुकनन को कौन सी चीजों को देखना है न्यू एरियाज ऑफ लैंड में जाके, और कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करना है। ना नेक्स्ट हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। सो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहा था, बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, सो वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनका जो कॉमर्स था, उनका जो व्यापार था, सो उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा था, उसको भी बढ़ाया जा रहा था। सो इट लुक फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इट कुड कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट। सो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो खासकर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही फोकस कर रहा था। एग्रीकल्चर लैंड में जो प्रोडक्शन है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को इम्पोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इम्पोज करें, जिसके थ्रू हमें रेवेन्यू मिले, पैसा मिले। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ध्यान को लगा रहा था। सो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो इंक्रीज हो रहा था, सो वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। सो इसी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ध्यान है वो हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ पड़ा। सो वो अब ये चाहते थे कि हम लोग इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें एंड उसको एक्सप्लॉइट करें। सो इस चीज़ को करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वेस किया जाता है ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि लैंडस्केप में देखा जाता है कि कौन से एरिया ऑफ लैंड में हमें किस तरीके के स्टोन्स मिल रहे, किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे। साथ ही साथ उनके द्वारा रेवेन्यू सोर्सेज को भी सर्वे किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा काफ़ी सारे वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है ताकि वे सारे लोग अलग अलग जगहों पे जाके डिस्कवरी कर सके। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काफ़ी सारे जियोलॉजिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि रॉक्स को स्टडी करते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत ही सारे जियोलॉजिस्ट को अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है सर्वेस करने के लिए। साथ ही साथ जियोग्राफर्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि लैंड को स्टडी करते हैं, सॉइल या फिर वेजिटेशन को स्टडी करते हैं। बोटेनिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। एंड मेडिकल मैन का मतलब तो पता ही है। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन सारे लोगों को अलग अलग जगहों में डिस्कवरीज करने के लिए भेजा जा रहा था, अलग अलग जगहों में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भेजा जा रहा था। सो बुकनन भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हायर किया गया था कि वो अलग अलग जगहों पे जाए और अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। ना नेक्स्ट अगेन हमें बुकनन के अकाउंट के बारे में बता रखा है, उनके द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसके बारे में बता रखा है। सो बुकनन अपने जर्नी के दौरान जिन भी एरियाज ऑफ लैंड में ट्रेवल करते थे, सो उन सारी एरिया ऑफ लैंड में बुकनन को जो भी स्टोन्स दिखता था, जो भी रॉक्स दिखता था, या फिर उस एरिया ऑफ लैंड के सॉइल में जो अलग अलग लेयर्स है, जो अलग अलग लेबल्स है, सो उन सारी चीज़ों को बुकनन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता था। सो बुकनन अपने जर्नी के दौरान, अपने ट्रेवल्स के दौरान ऐसे मिनरल्स एंड स्टोन्स की तलाश में थे जो सारे मिनरल्स एंड स्टोन्स कमर्शियली बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो, यानी कि जिन सारे मिनरल्स एंड स्टोन्स का बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता है, जिन सारे मिनरल्स एंड स्टोन्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। सो उनके द्वारा आयरन ओर, माइका, ग्रेनाइट एंड सॉल्टपीटर, सो इन सारे ही मिनरल्स के साइन को रिकॉर्ड किया जाता है। सो बुकनन जब भी न्यू एरियाज में ट्रैवल करते थे, सो वो इन सारी चीज़ों को तो नोटिस करते ही थे, बट उसके साथ साथ उन सारी न्यू एरिया ऑफ लैंड में किस तरीके से सॉल्ट को बनाया जाता है, किस तरीके से आयरन ओर की माइनिंग की जाती है, सो ये सारे जो लोकल प्रैक्टिसेस है जो कि लोकल पीपल के द्वारा किए जाते थे, सो इन सारी चीज़ों को भी वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करते थे।
सो बुकनन अपने जर्नी के दौरान जिन भी एरिया ऑफ लैंड में ट्रैवल करते हैं, जिन सारे लैंडस्केप में ट्रैवल करते हैं, सो बुकनन जब उन सारे लैंडस्केप के बारे में अपने अकाउंट में लिखते हैं, देन वो सिंपली ये नहीं लिखते हैं कि उन्होंने उस एरिया ऑफ लैंड में क्या कुछ देखा, बल्कि उसके साथ साथ बुकनन अपने अकाउंट में इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में कौन से क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में हमें कौन से ट्रीज को कट डाउन करना चाहिए एंड कौन से ट्रीज को उगाना चाहिए। सो बुकनन के द्वारा इन सारी चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया जाता है अपने अकाउंट। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि बुकनन का जो विजन है, यानी कि उनका जो नजरिया है, उनका जो प्रायोरिटीज है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दोज पीपल जो कि उन सारे पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में रहा करते थे, जो लोकल पीपल उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में रहा करते थे। सो उनका जो प्रायोरिटीज है, उनका जो विजन है, वो बुकनन के विजन एंड प्रायोरिटीज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सो कंपनी के लिए ऐसी चीजें जो कि कॉमर्शियली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, कॉमर्शियली जो उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, सो वो सारी चीजें बुकनन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ऐसी चीजें जो कि उनके मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। सो ऐसे आइडियाज के ऊपर बुकनन भी बिलीव करते थे। सो इसी वजह से बुकनन के द्वारा ये इमेजिन किया जाता है कि अगर हम लोग फॉरेस्ट के एरिया को कट कर देंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, देन वो जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है, सो उसमें सिविलाइज लोग रहने लगेंगे, वो बहुत ही ज्यादा सिविलाइज दिखेगा, उसमें प्रोग्रेस होगा। बट वेरस अगर हम लोग उन सारे जंगलों में रहने वाले पहाड़ियाज पीपल की बात करें, संथाल पीपल की बात करें, सो उनके लिए वो प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि जब वो ट्रीज के साथ ही उस एरिया ऑफ लैंड में अपने लाइफ को अच्छी तरीके से बिताते हैं, सो वो उनके लिए प्रोग्रेस है। सो इसीलिए हमें उनके विजन में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका फॉरेस्ट में जैसा लाइफस्टाइल था, सो इन सारी चीज़ों से बुकनन को कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे थे कि किस तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए एंड फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में टर्न किया जाए, फॉरेस्ट में किस तरीके से कल्टिवेशन किया जाए एंड फॉरेस्ट के एरिया को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। सो थे तो बुकनन ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक एम्प्लॉय, सो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बेनिफिट के बारे में ही सोच रहे थे। सो सिर्फ और सिर्फ बुकनन के अकाउंट के ऊपर ही रिलाई करना कि पहाड़ियाज पीपल का नेचर क्या होता था, वो लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को बिताते थे, क्या सही है क्या गलत है, सो उनके अकाउंट से इस चीज़ को एनालाइज करना सही नहीं है। हमें बुकनन के अकाउंट के अलावा कुछ दूसरे भी सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना चाहिए टू नो द रियलिटी, टू नो द ट्रूथ। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.3 कंप्लीट होता है, साथ ही साथ पूरा ही जो टॉपिक नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, अ रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। सो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कॉलोनियल बंगाल में रहने वाले जो पीजन्स थे, जो जमींदार थे, उनके लाइफ के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ राजमहल हिल्स में रहने वाले जो पहाड़ियाज पीपल थे एंड जो संथाल पीपल थे, उनके लाइफ के बारे में डिस्कस किया एंड ब्रिटिशर्स की वजह से किस तरीके से इन सारी लोगों का जो लाइफ था वो चेंज हो गया। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस किया। सो नाउ टॉपिक नंबर 3 में अब हम लोग वेस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। सो वेस्टर्न इंडिया में जो बॉम्बे डेक्कन का एरिया है, सो इस एरिया ऑफ लैंड में जो कंट्री साइड का एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सो नाउ अब हम लोग इस एरिया ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारे एरिया ऑफ लैंड में रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके द्वारा किस तरीके से रिवॉल्ट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है। सो जब हम लोग बंगाल के जमींदार एंड पीजेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनके कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो उन सारी चीज़ों का जो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो था 5th रिपोर्ट। एंड जब हम लोग राजमहल हिल्स के संथाल एंड पहाड़ियाज पीपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो उसका जो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो था बुकनन का अकाउंट। सो नाउ जब हम लोग इस टॉपिक में बॉम्बे डेक्कन के कंट्री साइड के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इन सारे एरिया ऑफ लैंड में रहने वाले लोगों के बारे में, रहने वाले पीजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आखिर इसका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? सो इसका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है रिवॉल्ट, यानी कि विद्रोह। सो बॉम्बे डेक्कन के एरिया में कुछ पीजेंट्स के द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। सो इस रिवॉल्ट के द्वारा ही हमें इस एरिया ऑफ लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ही हमें बताया गया है कि जो रिवॉल्ट है, जो विद्रोह है, वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द एरिया ऑफ बॉम्बे डेक्कन। सो बॉम्बे डेक्कन के एरिया में उस टाइम पीरियड के दौरान क्या कुछ हो रहा था, कैसा कंडीशन था, सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें रिवॉल्ट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो आखिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी पीजेंट्स के द्वारा रेबेल क्यों किया जाता है, विद्रोह क्यों किया जाता है, प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? सो जब कोई भी पीजेंट अपने एंगर को शो करने की कोशिश करता है, अपने गुस्से को शो करने की कोशिश करता है, देन अपने एंगर एंड गुस्से को शो करने के लिए ही उनके द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है।
सो जब पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस को फेस करते हैं, जब पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा सफरिंग करते हैं, देन इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में ही पीजेंट्स के द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है। सो रिवॉल्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द लाइफ ऑफ पीजेंट्स। सो आखिर पीजेंट्स का लाइफ कैसा होता था, पीजेंट्स किस कंडीशन में अपने लाइफ को बिताते थे। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें रिवॉल्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ इवेंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट, सो ऐसा क्या इवेंट होता है जिस वजह से पीजेंट्स के द्वारा रिवॉल्ट किया जाता है, सो इससे रिलेटेड भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ सप्रेस और कंट्रोल ऑफ द रिवॉल्ट, सो किसी भी रूलर के द्वारा या फिर किसी भी स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें रिवॉल्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड आखिर पीजेंट्स किन सारी कारणों की वजह से, किन सारे रीजंस की वजह से विद्रोह करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कई बार गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी कमीशन को भी सेटअप किया जाता है। सो इंक्वायरी कमीशन के द्वारा जो कुछ भी इंक्वायरीज किया जाता है, उनके द्वारा जो भी रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, सो उसके थ्रू भी हमें पीजेंट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो हिस्टोरियंस इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बम्बई डेक्कन में रहने वाले पीजेंट्स के कंडीशन को जानने के लिए। सो इस टॉपिक में खासकर हम लोग एक पीजन रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले जो पीजेंट्स थे, वे लोग मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में एंड ग्रेन डीलर्स के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1875 में डेक्कन के एरिया में एक रिवॉल्ट किया गया था पीजेंट्स के द्वारा। सो इस टॉपिक में हम लोग इसी पीजन रिवॉल्ट को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह मानेंगे टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द बॉम्बे डेक्कन। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ना जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3.1। सो टॉपिक का नाम है अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड। सो ये जो मूवमेंट था, पीजेंट्स का जो मूवमेंट था, सो ये स्टार्ट होता है सुपा से। सुपा एक बहुत ही लार्ज विलेज है इन पूना डिस्ट्रिक्ट, जिसको आज के टाइम पीरियड में पुणे कहा जाता है। सो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही एक बहुत ही बड़ा सा विलेज है, उसी विलेज का नाम है सुपा। सो सुपा विलेज से ही ये जो पीजन मूवमेंट या फिर ये जो विद्रोह था, इसकी शुरुआत होती है। सो ये जो सुपा लार्ज विलेज था, ये एक मार्केट सेंटर भी था एंड यहाँ पे कई सारे शॉपकीपर्स एंड कई सारे मनी लैंडर्स रहा करते थे। सो 12 मई 1875 में आसपास के रूरल एरियाज में रहने वाले जो रायट्स थे, यानी कि जो फार्मर्स थे, वे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं एंड उसके बाद वे लोग शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनसे बही खातास की डिमांड करते हैं। बही खातास यानी कि अकाउंट बुक्स। सो शॉपकीपर्स के द्वारा अकाउंट बुक्स को रखा जाता था, जहाँ पे वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते थे कि किस व्यक्ति को मैंने कितना ज़्यादा लोन दिया है, कितना ज़्यादा पैसा दिया है। सो ये सारे जो रायर्स थे वो शॉपकीपर्स से बही खातास का डिमांड करते हैं और साथ ही साथ डेप्थ बॉन्ड का भी डिमांड करते हैं। डेप्थ बॉन्ड यानी कि वो एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट को रायर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा साइन किया गया था कि मैं इतना पैसा आपको लौटाऊंगा इंटरेस्ट के साथ। सो सबसे पहले तो रायर्स शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक करते हैं, मनी लैंडर्स के ऊपर अटैक करते हैं एंड उनसे उनका जो बही खातास है एंड जो डेप्थ बॉन्ड है वो मांगते हैं एंड उसके बाद उन सारे ही बही खातास को एंड डेप्थ बॉन्ड को बंद कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके बाद रायत उन सारे शॉपकीपर्स का जो शॉप है, ग्रेन का जो शॉप है, उसको लूटते हैं एंड कई कई केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि जो साहूकार से यानी कि जो मनी लैंडर्स है, सो उनके हाउसेस को जला भी दिया गया है रायट्स के द्वारा। उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है जो कि पुणे की एक विलेज में स्टार्ट हुआ था, सो ये रिवॉल्ट फिर अहमदनगर में भी स्प्रेड हो जाता है एंड विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में ही ये जो रिवॉल्ट है ये और भी कई सारे एरियाज में स्प्रेड हो जाता है। सो लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह है, ये स्प्रेड हो जाता है एंड लगभग 30 विलेजेस से भी ज़्यादा विलेजेस इस रिवॉल्ट से अफेक्टेड होते हैं। सो एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम। सो हर एक जगह पे, हर एक विलेजेस में जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसका जो पैटर्न था वो सेम था। सबसे पहले साहूकार्स के ऊपर अटैक किया जाता था, मनी लैंडर्स एंड शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक किया जाता था। उसके बाद उनके पास जो अकाउंट बुक्स है उसको बंद किया जाता था, उसको जलाया जाता था एंड उनके पास जो डेप्थ बॉन्ड है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। सो पीजेंट्स के अटैक से टेरिफाइड होकर, डर के, कई सारे ऐसे साहूकार्स थे, मनी लैंडर्स थे, जो कि अपने विलेजेस को छोड़ के भाग रहे थे, वेरी ऑफन लिविंग देयर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग बिहाइंड। सो उनका जो प्रॉपर्टी है जो कि उनके विलेजेस में है, सो उन सारी चीज़ों को विलेजेस में ही छोड़ के वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए विलेजेस से भाग रहे थे। सो ये हमने डिस्कस किया कि आखिर पीजेंट्स के द्वारा किस तरीके से रिवॉल्ट को किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि आखिर ये जो पीजेंट का रिवॉल्ट था इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस पोस्ट को स्टेबलाइज किया जाता है उन सारे विलेजेस में जिन सारे विलेजेस में रिवॉल्ट होता है, ताकि उन सारे विलेजेस में जो रेबेलियस पीजेंट्स
से जो पीजन रेबल कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो लोग डर जाए एंड वो लोग अपने आप को सबमिट कर दे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ट्रूप्स को भी मंगवाया जाता है और लगभग 951 पीपल को अरेस्ट किया जाता है एंड बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट माना जाता है, दोषी माना जाता है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ महीनों का टाइम पीरियड लग जाता है पूरे ही कंट्री साइड को कंट्रोल करने के लिए, पूरे ही कंट्री साइड में जो रिवॉल्व हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। सो टॉपिक नंबर 3.1 में हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आखिर किस तरीके से पिज़्ज़ा रिवॉल्ट होता है। सो फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, जैसे कि ये जो रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट के होने का मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था, आखिर पिज़्ज़ा शॉपकीपर्स को एंड मनी लैंडर्स को क्यों अटैक कर रहे थे, एंड आखिर ये जो पिज़्ज़ा रिवॉल्ट है वो हमें बम्बई डेक्कन की कंट्री साइड के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो इन सारी क्वेश्चन का आंसर हमें आगे के टॉपिक्स में मिलेंगे। सो आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।